स्वागत है आप सभी का IAS-PCS मेंटोर के इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम CSET को हल कर रहे हैं, UPPCS CSET के पुराने साल के पेपरों को हल कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा जो पेपर है वो है UPPCS प्रीलिम्स 2022 का पेपर 2 यानी कि CSET का पेपर। अगर आपने मेरा 2023 वाला पेपर का सॉल्यूशन ना देखा हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और पूरा 2023 का पेपर का सॉल्यूशन मैंने कराया हुआ है 100 के 100 क्वेश्चंस का। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये पेपर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सर आज मैं पहले आपको बता दूं हम हल क्या करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैथ और रीजनिंग से। इस क्लास में हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। यदि 131x प्लस 217y बराबर 827 एवं 217x प्लस 131y बराबर 913 तो x और y के मान क्रमशः क्या होंगे। ऑप्शन है 5 एवं 7, दूसरा ऑप्शन है 3 एवं 2, तीसरा ऑप्शन है 2 एवं 5 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिएगा शुरू, ये जो सवाल है बिल्कुल आसान सवाल है। बस हमें ध्यान क्या देना है सर, हम इसमें ऑप्शन पुट कर देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे? अगर मान लो हम 5 पुट करते हैं। अब समझना, अगर हम 5 और 7 पुट करें यानी x की जगह 5 पुट करें और y की जगह 7 पुट करें तो ये हो जाएगा सर, आप देखेंगे ये हो जाएगा 650 यानी 827 से तो ऊपर पहुंच ही जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। हम इसकी जगह पुट करेंगे 3 एवं 2। पुट करके देख लेते हैं सर, 131 और x की जगह 3 पुट करना है तो 131 गुणा 3 प्लस 217 और y की जगह 2 पुट करना है तो गुणा 2। जैसे ही गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 393 प्लस 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 434 और दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 827। आप देख सकते हैं दोनों को गुणा करने पे, दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है 827, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। यानी कि हम इसका आंसर दे देंगे 3 एवं 2। सर दूसरा तरीका हमारा विलोपन विधि है या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है पेपर में सवाल को सॉल्व करने का। चलिए तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। क्या पूछिए सर? माध्यिका। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका हमसे पूछी गई है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं पता हो। सर सबसे पहली अभाज्य संख्याएं, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी, 2 के बाद 3 होगी, 3 के बाद 5 होगी, 5 के बाद 7 होगी, 7 के बाद 11 होगी, उसके बाद 13 होगी, उसके बाद आपकी 17 होगी, उसके बाद 19 होगी। सर देख सकते हैं कितनी गिनती हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमारी 23 होगी और उसके बाद हमारी 27 होगी। यानी कि ये हमारी प्रथम 10 अभाज्य संख्या होगी। गिनती गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, सर 11 नहीं होगी, उसके बाद 13 होगी, 13 के बाद सर 17 होगी, 17 के बाद 19 होगी, 19 के बाद 23 होगी और 23 के बाद 27 होगी। सर निकालना क्या है हमें? तो आप कहेंगे सर हमें निकालना है माध्यिका। माध्यिका यानी मध्य में, जो मध्य में आएगा। टोटल 10 नंबर हैं, टोटल 10 नंबर, सॉरी 27 लिख दिया मैंने, ये 29 होगी। ये कट जाती है क्योंकि 3 से, तो इसलिए ध्यान रखना है यहाँ 27 के क्या होगा 29 होगा। सॉरी गलती हो गई मेरे से, ध्यान दीजिएगा। अब 10 नंबर हैं तो हम सर 4 आगे से छोड़ देंगे और 4 हम पीछे से छोड़ देंगे। अब जो बीच वाले जो नंबर बचे इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, माध्यिका आ जाएगी। तो 11 + 13 बटे 2 यानी कि हो जाएगा 24 बटे 2, यानी कि माध्यिका हो गई 12। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं नोट कर लेना जिसको ना पता हो। अगर अभाज्य संख्या के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने हो? 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो ना 2 से कम हो। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो हो 1 और एक हो स्वयं वही संख्या। यानी कि जैसे मान लो मैंने कहा 13, तो 13 का एक गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, 1 से कटेगी 13 और 13 से कटेगी, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगी। तो ये होती है अभाज्य संख्या की परिभाषा। क्योंकि ये गलती देखो मैंने कर दी थी, अगर मैं यहाँ 27 लिख देता तो 27 के गुणनखंड आप देखेंगे 1 भी आता, 3 भी आता, 9 भी आता, 27 भी आता। सर 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा। यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं? सर केवल 2 गुणनखंड होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने।
रीजनिंग का एक सिंपल सा प्रश्न आपको नजर आ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण करना है। सर हमें होटल का कोड दिया गया, किसका कोड दिया गया है, होटल का कोड दिया गया है 12। सर इसको सॉल्व करते हैं पहले, कैसे 12 आया है। अगर देखा जाए होटल एच का नंबर 8 हो जाएगा, ओ का नंबर 15 हो जाएगा, टी का नंबर 20 हो जाएगा, सर ई का नंबर 5 हो जाएगा और एल का नंबर 12 हो जाएगा। सर इन्हें देखें, अगर हम इनका टोटल कर दें तो कितना हो रहा है सर, 20 और 20 40 और 20 60, टोटल कितना हो रहा है 60, लेकिन 60 की जगह कितना लिखा गया 12। तो आप समझ सकते हैं कि 60 में कितने का भाग लगाया गया है सर, 60 में 5 का भाग लगाया गया है। कितने का भाग लगाया गया, 5 का। अब 5 का ही क्यों लगाया सर, क्योंकि यहाँ नंबर कितने हैं, यहाँ नंबर है 5, HOTEL 5 नंबर हैं, तो हमने 60 में 5 का भाग लगा दिया। इसी तरह अगर फिल्म को बनाएंगे, हम फिल्म को बनाएंगे तो सर F का कोड हो जाएगा आपका 6, I का कोड हो जाएगा 9, L का हो जाएगा 12 और M का हो जाएगा 13। अगर इनका टोटल करें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 और 15 30, 25 और 15 40 हो जाएगा। और 40 में कितने का भाग लगाएंगे, क्योंकि सर नंबर कितने हैं टोटल, अंक कितने हैं, अक्षर कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 4 अक्षर हैं, तो हम इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीसेट के पेपर में रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा आसान रहता है, आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिसमें 3 एकदम समान हैं, 3 जो हैं वो एक समान है और एक अलग है। अब अलग युग्म को पहचानना है। सर पहला युग्म है 5 और 75, कितना है 5 और 75। आप अगर एक प्रकार से देखें कि 5 ने किसको काट दिया है, सर 5 ने 75 को काट दिया है, 5 ने 75 को काट दिया है। दूसरा अगर देखें हम 11 और 363, सर 11 ने भी 363 को काट दिया, 11 × 33, 11 × 33 यानी ये भी काट दिया है। बात करें 7 108 की, अगर 7 का भाग हम लगाते हैं 108 में तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35, इसने 108 को नहीं काटा। और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे 9 और 243, 9 का भाग 243 में लगाएंगे तो चला जाएगा 9 दूनी 18 और 9 7 63, यानी कि आपको आंसर दिख गया होगा सर सी ऑप्शन आंसर होगा। इनमें क्या समानता थी, तो सर हम समानता को समझ सकते हैं। सर ये भी कट रहा है 5 से, ये 11 से कट रहा है, ये 9 से, यानी आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर को भाग दे रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर को भाग नहीं दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 7 और 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक त्रिभुजाकार खेल का मैदान है, एक त्रिभुजाकार खेल का मैदान है, उसका परिमाप, ये परिणाम लिख दिया, उसका परिमाप है, क्या है उसका परिमाप है, क्या है परिमाप, 540 मीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। तो इस खेत का क्षेत्रफल, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। सर हमें सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो सभी को आना ही चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कि सर हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। हमें दिया परिमाप गया है भुजाओं का अनुपात। अगर हम भुजाओं के अनुपात को देखें, तो 5, 12 और 13, यानी कि अगर हम भुजाएं मान लें तो सर एक भुजा हो गई 5x, एक हो गई 12x और एक हो गई 13x। अगर बात करें हम 5x, 12x, 13x, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप का फॉर्मूला देखिएगा, किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना हो तो सीधा सा फॉर्मूला याद रखना, सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, फॉर्मूला किसी भी का याद नहीं रखना है। तो ध्यान रखिएगा, सभी अगर परिमाप की बात की जाए तो सवाल में परिमाप कितना है, 540 मीटर है, 540, और सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो 5x + 12x + 13x। अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 540 बराबर 5 और 12 17 और 13 30x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 540 और बटे में कितना आएगा 30। सर 0 से 0 काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 18। अगर x का वैल्यू 18 आ गया तो हम कहें सर हमारी पहली भुजा कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 18 पंचे 90। दूसरा अगर हम देखेंगे तो 18 में कितने का गुणा कर देंगे 12 का, और तीसरे में कितने का गुणा कर देंगे 18 में 13 का। सर आप कहेंगे गुणा क्यों नहीं किया, अभी बताता हूँ गुणा क्यों नहीं किया। अब हमें निकालना क्या, सर हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई हैं, एक 90 है, एक 18 × 12 है, एक 18 × 13 है, गुणा कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। अब सर बात आती है कि यहाँ क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्रफल के कई फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा हीरो का सूत्र, √S, S - A, S - B, S - C। बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, जो उसमें भुजाएं दी हैं वो भुजाएं किस अनुपात में है। आप कहोगे सर 5:12:13। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिपलेट है। क्या है, ट्रिपलेट है, त्रिकोणमिति के त्रिक हैं, इन्हें त्रिक कहा जाता है। यानी कि ये कौन सा त्रिभुज है सर, ये जो आपका त्रिभुज हो जाएगा वो आपको समझ में आएगा समकोण त्रिभुज।
कैसा त्रिभुज? क्योंकि ये त्रिक है, ये सर 13 होगी, इसे चाहे 5 मान लो, इसे 12, इसे 5 मान लो, इसे 12, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या आता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/2। बेस कितना है? तो चाहे 12 को मान लो चाहे 5 को मान लो, लेकिन हमारे यहाँ 12 थोड़ी है, 18 गुणा 12 है। तो 18 गुणा 12 और 5 गुणे 12, 5 गुणे 12। सर सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, सॉरी 18 गुणा 12, 18 गुणा 13 आएगा, सॉरी 5 नहीं आएगा, 18 गुणा 12, 18 गुणा 12 और हाँ 18 गुणा 5 आएगा, 18 गुणा 5 आएगा, सॉरी 18 गुणा 5। सॉल्व कर देंगे सर, 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे कितनी बार? 6 बार। बाकी को गुणा कर देंगे, 18 गुणा 6 पंचे 30, 18 का 18 में करेंगे 324 आएगा। 30 का गुणा कर देंगे, 0 का 0 आएगा, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 त्रिका 9। आंसर आ जाएगा 9720। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमें परिमाप दिया गया है, तो परिमाप दिया गया था और भुजाओं का अनुपात, तो हमने परिमाप की वैल्यू भुजा की वैल्यू निकाल ली। तो भुजा की जो यूनिट आई वो 18 आई, सभी में 18 का गुणा कर दिया तो भुजाएं आ गई और फॉर्मूला लगा दिया कौन सा? ये कौन सा त्रिभुज है सर? समकोण। अब आप कहोगे सर समकोण क्यों बना? तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सर ये क्या बन रहे हैं? ये त्रिकोणमिति के ट्रिपलेट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? त्रिकोणमिति के ट्रिपलेट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने रीजनिंग का, एकदम आसान सा प्रश्न है। 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है। मैं लिख लेता हूं ताकि भूल ना जाऊं। 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है। क्या है? बृहस्पतिवार। 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, तो 27 अगस्त 2023, 27 अगस्त 2023 को ना निकाल के मैं अगर 13 अगस्त को ही निकाल दूं, 13 अगस्त 2023 को निकाल दूं कि कौन सा दिन होगा, तो आपको देखिए समझना क्या है, सिंपल सी बात है। बात क्या है सर? जब डेट और दिनांक और महीना दोनों समान हो और अगर साल का केवल अंतर हो, तो आप देखिएगा कितने साल का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 6 साल का अंतर है। और इस 6 साल में केवल लीप ईयर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? लीप ईयर। तो 17 से 23 के बीच में, 2017 से 2023 के बीच में लीप ईयर कौन कौन सा है? तो आप कहोगे, मैं पूछूं कि 2018 लीप ईयर है, आप कहोगे सर नहीं है। मैं कहूँगा 2019 लीप ईयर है, आप कहोगे नहीं है सर। 2020 लीप ईयर है, आप कहोगे है। लीप ईयर क्या होता है? तो आप सभी को पता है, जिसके लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग लग जाए वो लीप ईयर। जिसके लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग लग जाएगा वो लीप ईयर कहलाएगा आपका। सर 2021 लीप ईयर है, आप कहोगे नहीं सर 4 का भाग नहीं जाएगा। मैं कहूँगा 2022 लीप ईयर है, आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि यहाँ भी 4 का भाग नहीं जाएगा। मैं कहूँगा 2023 लीप ईयर है, आप कहोगे नहीं सर। यानी कि ये जो 6 साल का अंतर हमें दिया गया है, इसमें कितने लीप ईयर हैं? तो आप कहोगे 1। 6 साल का अंतर है प्लस 1, यानी कि कितने का डिफरेंस आया? आप कहोगे 7 का, और 7 में 7 का भाग लगाएंगे, शेषफल कितना आएगा? 0। यानी कि अगर 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, तो 13 अगस्त 2023 को भी क्या होगा? तो आप कहोगे सर बृहस्पतिवार होगा। 13 अगस्त 2023 को क्या होगा? बृहस्पतिवार। लेकिन हमें 13 अगस्त 2023 थोड़ी निकालना है, हमें निकालना है 27 अगस्त। तो अब आप ये बताओ कि 13 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कितने दिन होते हैं? तो आप कहोगे 14, और 14 में भी 7 का भाग लगाएंगे तो शेष कितना आएगा? तो आप कहोगे सर शेष आएगा 0। यानी कि फिर से वही दिन आ जाएगा, यानी कि क्या होगा? बृहस्पतिवार। क्या होगा? बृहस्पतिवार। यानी कि सवाल का सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, बृहस्पतिवार। सवाल समझ में आया होगा। एक डाउट बन रहा होगा, सर ये एक क्यों जोड़ा? आप सभी को पता है, जो नॉर्मल ईयर होता है, जो साधारण वर्ष होता है, उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। तो हमने 1 दिन तो जोड़ लिया ये, और ये कौन सा दिन जोड़ा है? 2020 का जो लीप ईयर का 1 दिन एक्स्ट्रा था। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, पिछले पेपर में भी, कि कोई साल, एक नोट लगा लीजिएगा, अगर ना लिखा हो तो फिर से लिख लेना। एक नोट लगा के कोई वर्ष जिस दिन शुरू होता है, एक साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। जैसे कि मैं बात करूं 2025 की, अगर 2025 जो है, मान लो आपका रविवार को शुरू हुआ, रविवार यानी 1 जनवरी को रविवार है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? तो आप कहोगे सर 31 दिसंबर को भी रविवार हो जाएगा। इसी बात पे ये वाला क्वेश्चन हमने हल कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको ठीक से समझना है तो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 1/6, 1/6 पावर पे कितना लगा है 2, 1/6 पावर पे लगा है 2। वहीं लिखा है 8 और 8 की पावर पे है 25 और 3/4, 3/4 और पावर पे लगा है 15। इसमें हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब होता है कि सबसे पहले तो इन्हें हमें अभाज्य संख्या में तोड़ना होगा। जैसे मान लो हमारा 6 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा 6 लिखा है तो इस 6 को क्या लिख सकते हैं सर, इस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और इस पूरे पर पावर कितना है 2 है। सर ये हमारा 8 लिखा हुआ है, ये हमारा 8 लिखा हुआ है, इस 8 को लिख सकते हैं हम 2 और 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और इस पर पावर कितना है 25। ये लिखा है हमारा 3 और 4 और पावर कितना है 15। अब पावर को अलग अलग बांट देंगे। अब पावर को हम क्या करेंगे सर, पावर को हम अलग अलग बांट देंगे। सर अगर इसको हम लिखें तो ऐसा तो लिख सकते हैं 1/2 की घाते 2 और 3 की घाते 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, अलग अलग पावर। सर ये आपस में गुणा हो जाएगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा सर, 2 की पावर 75 आ जाएगा। और गुणा करेंगे तो 3 की पावर भी 15 होगा, 3 की पावर भी 15 होगा। और मैं इसको थोड़ा सा सुधार देता हूँ, अगर मैं इस 4 की जगह में 2 की पावर 2 लिख दूँ तब भी 4 ही है सर। आप कहोगे बिल्कुल कोई बात नहीं सर, अगर मैं इस 2 की पावर को कितना लिख दूँ 30 लिख दूँ। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल पावर को अगर कट रही हो तो काट देना। जैसे एक बात बताइए, यहाँ कितने हैं सर, यहाँ 30 है, तो ये पूरी 30 की 30 यहाँ काट देंगे तो यहाँ कितने बच जाएंगे 45। कितने बच जाएंगे सर 45। ये 2 पावर अगर यहाँ से काट देंगे तो कितने बच जाएंगे, आप कहोगे सर 43 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 43। और वहीं अगर हम बात करें तो 30 पावर हमने ये काट दी और 30 पावर के साथ हमने 2 पावर ये काट दी। अब बचा कितना, अब बचा 3। और अगर हम ये 3 की पावर काट देते हैं, अगर हम 3 की पावर को काट देते हैं कितनी बार, अगर हम 3 की पावर को काट देते हैं तो ये बचेंगी 13 पावर। अब आप बताइए कि 2 की पावर कितनी बची। अब आप बताइए 2 की पावर कितनी बची है, तो आप कहोगे सर 2 की पावर बची है 43। कितनी बची है 2 की पावर बची है 43। और वहीं 3 की पावर कितनी बची है, तो 3 की पावर बची है 13। तो अब हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, 43। देखिए अभाज्य गुणनखंड ये 43 + 13। अब आप कहोगे सर ऑप्शन तो हमें नज़र आ ही नहीं रहा है। सर ऑप्शन हमें नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो पेपर में जो सवाल था उसमें ये कोई ना कोई पावर आप देखेंगे, ये कोई ना कोई पावर को मिस टाइप किया गया है ना। ये जो पावर यहाँ लिखी गई है ना, इन पावरों में किसी ना किसी पावर को मिस टाइप किया गया है। करना इसी तरह से है, कोई समस्या नहीं है। अगर कभी भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो आप पहले उन्हें अभाज्य नंबरों में तोड़ेंगे। आप अभाज्य नंबरों में तोड़ने के बाद उनकी पावर अगर कट रही हो तो काट देंगे और बाकी पावर को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। हाँ अगर देखेंगे यहाँ 2 की पावर देखिए 15 दूनी 30 होगा, बिल्कुल सही बात है। 3 की पावर 15 होगा। अगर हमने 30 पावर काटी तो 45 बची, बिल्कुल सही। 2 पावर काटी तो 43 बची, बिल्कुल सही। अगर हमें केवल ये देखना है कि हमारा जो पेपर में जो क्वेश्चन था, आप एक बार पेपर को देख लीजिएगा कौन सा क्या क्वेश्चन था, पक्के में कोई ना कोई ये पावर क्या है, मिसमैच है। आंसर मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर में आंसर सवाल आया था उसका आंसर कितना है 36, यानी कि कोई ना कोई पावर क्या है, मिसमैच है। जैसी पावर को काटेंगे सर यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 33 बचेगा, आंसर आएगा 36। एक बार पावर को आप चेक कर लेंगे। मैं भी आपको इस क्लास के अंत के पहले इस सवाल की पावर को चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। अगर लुप्त अक्षर की बात करेंगे, ये हमारे सामने एक टेबल इस प्रकार से टेबल बनी हुई है, मैं बना देता हूँ इस प्रकार से, जैसे पेपर में बनी आती है। ये इस प्रकार से टेबल है और हमें बताना है कि सर क्या लिखा गया है। तो देखिएगा इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सर सबसे पहले तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि अगर रीजनिंग का कोई भी प्रश्न आता है, किसका प्रश्न आता है, रीजनिंग का प्रश्न आता है, तो सबसे पहले हमें नंबरिंग करना स्टार्ट करनी है। सर बी का नंबर कितना होगा, 2 होगा, डी का नंबर 4 होगा, जी का नंबर 7 होगा, जी का नंबर 7 होगा, जे का नंबर 10 होगा, एन का नंबर 14 होगा, एन का नंबर 14 होगा, आर का 18 होगा और यहाँ का नंबर हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा एक सीक्वेंस अगर समझ में आ रहा हो आपको, एक सीक्वेंस अगर समझ में आया हो, सर ये 2 फिर 3, 2 ज़्यादा फिर 3 ज़्यादा। सर यहाँ देखेंगे पहले 3 ज़्यादा फिर 4 ज़्यादा।
अब यहाँ देखिएगा 4 ज़्यादा और अब क्या आएगा 5 ज़्यादा, तो 18 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 23 आएगा। और 23 का नंबर तो आपको ध्यान होगा सर डब्लू होता है। क्या होता है डब्लू, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्या आएगा आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। बिल्कुल आसान प्रश्न था, कोई बड़ी बात नहीं थी। देख सकते हैं केवल नंबरिंग, देखिए जब भी ABCD वाले यानी कि अल्फ़ाबेट वाले कोई भी क्वेश्चन आएंगे कुछ मत देखो, सीधा नंबरिंग स्टार्ट करो, सवाल का आंसर हमें ऑटोमेटिक ही मिलने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। देखिए मैंने फिर से वही कहा, अगर ABCD की बात आए तो चूकना नहीं। सर ABCD की बात आए तो चूकना नहीं है। सवाल लिखा है C का नंबर होता है 3 और E का नंबर होता है 5 और 5 और 3 कितना होता है 8। आंसर मिल गया। A का नंबर 1 होता है, Z का नंबर 26 होता है, मिला के कितना हो गया 27। G का नंबर 7 होता है, J का नंबर 10 होता है, मिला के कितना 17। L का नंबर 12 होता है और P का नंबर 16 होता है, मिला के कितना 28। सर आप कहोगे बिल्कुल आसान प्रश्न है, यूपीपी से इस तरह के क्वेश्चन पूछता है CSET में। जी हाँ, इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। आंसर क्या आ जाएगा सर यहाँ CE नहीं, अगर DE होता तब बात सही होती, क्योंकि D का नंबर 4 होता, E का नंबर सॉरी तब भी गलत होता क्योंकि हमें 7 चाहिए, यहाँ BE होना चाहिए था, तब जाके वो सही माना जाता, यानी कि आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि गोल्ड को कूट भाषा में होम से प्रदर्शित किया जाता है। यदि गोल्ड को लिख लेता हूँ मैं ताकि भूल ना जाऊँ, गोल्ड को होम लिखा जाता है, गोल्ड को होम लिखा जाता है। और आगे दिया गया है सन्स को कूट भाषा में टूट दिया जाता है, सन्स को TOOT। अब देखिएगा सबसे पहला अगर अल्फ़ाबेट दिखा, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, अल्फ़ाबेट दिखा सीधा टूट पड़ेंगे हम। सर ये 7 होगा, ये 15 होगा, ये 12 होगा, ये 4 होगा। नीचे बात करेंगे, ये 8 होगा, ये 15 होगा, सर ये 13 होगा और ये 5 होगा। बात समझ में आ गई। सर बात कुछ इस तरह से समझ में आ रही है कि सर ये 1 प्लस है, 1 प्लस है, 1 प्लस है और ये ज्यों का त्यों लिखा है। ये क्या किया गया ज्यों का त्यों। सर क्या यहाँ भी यही फॉलो हो रहा है। सर S19 हो गया, T20 हो गया, O15 हो गया, O15 हो गया, N14 हो गया, N14 हो गया, O15 हो गया, और जो O है O की जगह O ही लिखा हुआ है, बाकी सब जगह एक एक का अंतर आ रहा है। तो बस हमारा सवाल भी हल हो चुका है, हमारा सवाल भी इसी तरह से हल हो चुका है। देख सकते हैं कैसे, आप देखेंगे कॉर्ड को कूट भाषा में बताना, कॉर्ड। अगर कॉर्ड की बात करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले तो सर O की जगह O आ जाएगा, सर O की जगह तो O आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। C में 1 बढ़ा देंगे D हो जाएगा, R में 1 बढ़ा देंगे S हो जाएगा और D में 1 बढ़ा देंगे E हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा डोज। क्या हो जाएगा DOSE। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, आप चुटकियों में बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। देखेंगे P तथा Q 5 एवं 6 के अनुपात में और उनके वर्गों का अंतर 99। सर जब भी अनुपात में नंबर दिया जाए तो मैंने मान लिया सर P और Q अनुपात दिया गया 5:6, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कह सकता हूं ये 5x और ये 6x। अब उसने क्या कहा, एक P हो गया हमारा 5x और Q हो गया हमारा 6x। बात करें, उसने कहा उनके वर्गों का अंतर 99। सर वर्क करो। सर अगर वर्क करें तो सर बड़ी में से छोटी घटाएंगे, काय को माइनस में ले, तो सर 6x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर और अंतर कितना है सर 99। क्या है सर 99। अगर 99 अंतर की बात की जाए तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर 99 हो जाएगा। सर 25x स्क्वायर में से 36x स्क्वायर में से 25x स्क्वायर घटेगा, बचेगा 11x स्क्वायर बराबर 99। तो सर x स्क्वायर का मान आ जाएगा 9। अगर x स्क्वायर का मान 9 आ जाएगा तो आप इतने होशियार हैं कि x बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि सर ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट बना देगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। अगर x का वैल्यू 3 आ जाएगा तो सर हमारे सवाल का आंसर भी आ गया। कैसे आ गया, आप कहेंगे सर 5 तिया 15 यानी p की वैल्यू 15 और q 6 × 18। उसने पूछा p का मान हो जाएगा 15। एक और तरीका था हमारे पास। तरीका क्या था सर, तरीका ये था हमारे पास सर P और Q 5:6 के अनुपात में है। सर 2 नंबर मान लीजिए, जैसे सर P का मान दिया गया तो P का मान 18 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 5 से भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि P का जो मान आएगा, समझना क्वेश्चन सेकंडों में हल हो जाएगा।
P के मान में 5 से भाग जाएगा, Q के मान में 6 से भाग जाएगा। सर P का मान पूछा या नहीं, चारों ऑप्शन P के मान है। अगर बात करें 18, 18 हो नहीं सकता है क्योंकि सर 5 से भाग नहीं जा रहा। 22 हो नहीं सकता क्योंकि 5 से भाग नहीं जा रहा है। 45 हो सकता है और 15 भी हो सकता है क्योंकि 5 से भाग जा रहा है। अब अगर 45 का स्क्वायर करोगे तो बात हजारों में पहुंचेगी। 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025, और वहीं 15 का स्क्वायर की बात करोगे तो हो जाएगा 225, और 15 में 3 जोड़ देना क्योंकि 6 3 18, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। आप देखेंगे अंतर कितने का आ गया सर 99 का आ गया। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, हिट एंड ट्रायल मेथड भी बता दिया आपको और डिटेल तो मैंने आपको बताया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यह आप देख सकते हैं कि माध्यिका का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी प्रश्न है। मैं इसको आपको सॉल्व करना बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, अलग एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, क्योंकि ये मैं इसको फॉर्मूला बता देता हूँ। माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा आपका L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। इसमें कौन सी चीज़ क्या है सर, L मतलब लिमिट होता है, वो भी लोअर लिमिट होगी। n/2 इन सब का जो जोड़ आएगा उसका आधा लिखना है। CF संचयी आवृत्ति जो इनके बीच में आएगा वो लिखना है। F का मान आवृत्ति लिखनी है और H का मान हाइट लिखनी है। ये सवाल फॉर्मूला ये लगा के आप हल कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। बाकी मैं इसको आपको आप कहें तो इस क्लास के एंड में, जब क्लास खत्म होने वाली होगी तो 5 मिनट में मैं इसको आपको सॉल्व करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। x बराबर, यदि x बराबर, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्योंकि आप देखेंगे x बराबर वैल्यू ही नहीं दी गई, x बराबर वैल्यू ही नहीं दी गई है। तो मैं एक काम करूंगा, देखिए ये 60 नंबर क्वेश्चन हुआ आपका और ये आपका 55 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। 55 और 60 अलग से वीडियो बना के दोनों क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा दूंगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी सवाल हो जाएगा और ये सवाल में x की वैल्यू ही नहीं है, और जब तक x की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो x की वैल्यू उसने 2 दे दी, हम 2 रख के आंसर निकाल देंगे। 2 रख देंगे x की जगह, देखिए 4, 2 रख दिया, मान लो 2 की घाते 3 माइनस 2 की घाते 2 माइनस 8 गुणा 2 प्लस 5, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस के 5, 32 और 5 37 हो जाएगा, 16 8 24 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 13। अब आप कहोगे आंसर नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि x की वैल्यू, और मुझे भी थोड़ा याद नहीं, शायद कुछ रूट वगैरह में ऐसे कुछ वैल्यू दी गई थी, अब शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्या वैल्यू दी गई थी, तो उसको अपन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300, आपने देखा होगा होटल वाला सवाल पहले भी आया था, एक होटल वाला एक सवाल पीछे भी हम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ भी होटल वाला फिर से आ गया है। सवाल है होटल को क्या कहा जाता है 300। सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा इसी क्लास में शुरुआत में जब होटल के शब्दों को जोड़ा था तो कितना आया था 60 आया था, कितना आया था 60। ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर से जोड़ लेना। H का 8, O का 15 23 और 20 43, 5 48 और 12 60। अब 60 से 300 कैसे बनाएंगे सर? 60 से 300 बनाएंगे कितने का गुणा करके? 5 का। अब आप कहोगे सर 5 का गुणा क्यों किया? सर 5 का गुणा इसलिए किया क्योंकि होटल शब्द में कितने अक्षर हैं सर? होटल शब्द में 5 अक्षर। तो 60 जो टोटल आया था उसमें 5 का गुणा कर दिया तो 300 हो गया, क्योंकि होटल शब्द में 5 अक्षर है। इसी तरह से होस्टल में आप देखेंगे सर टोटल आप देखेंगे बाकी के पूरे अक्षर सेम है, देखिएगा HOTL, बस S ज़्यादा है। तो सर इन 5 अक्षरों का जोड़ कितना था 60 और प्लस 19 जोड़ देंगे क्योंकि S का नंबर कितना होता है 19, यानी कि टोटल कितना है 79। और इसमें कितने से गुणा करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने से गुणा करेंगे? तो आप कहेंगे सर 6 से गुणा करेंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर हो गए 6, और 6 से गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगा 474। 474 सवाल का आंसर। आप कहोगे सर आप इतने जल्दी गुणा कैसे कर लेते हैं? मैं जल्दी थोड़ी करता हूं, मैंने गुणा किया है पूरा। देखिए 79 × 6 करना है सर, मैंने 79 में नहीं किया, मैंने 80 में कर दिया। 8 छक्के 48, यानी कितने आ गए 480, और 1 कम है तो 6 एकम 6 घटा दिया, आंसर आ गया 474। कितना आ गया 474। आशा करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने ये थोड़ा शॉर्ट में जोड़ दिया क्योंकि पीछे भी आप देख चुके होंगे, क्लास की शुरुआत में ही शायद ऐसा क्वेश्चन आया था दूसरे तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ण नीचे व्यवस्थित हैं। आप देख सकते हैं 25 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 वर्ण है।
सभी वर्णों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है, वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी, किस वर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी। तो आप देखेंगे, अगर देखिए जैसे मान लो ए यहाँ लिखा है तो इस ए को उठा के यहाँ रखना है आपको, इस ए को उठा के कहाँ रखना है, तो इस ए को उठा के आपको ऊपर रखना है, इस ए को उठा के आपको इस ए को उठा के यहाँ रखना है, फिर बी लिखा होगा तो यहाँ रखना है, फिर उसके बाद सी होगा, सी यहाँ रखना है। तो इस प्रकार से तो कौन सा वर्ण है जो अपरिवर्तित रहेगा, तो जोड़ लेते हैं। देखिएगा यहाँ अगर रखा जाए, चाहे ऐसे में जोड़ लो चाहे ऐसे में जोड़ लो, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, जहाँ मैच कर जाए वहाँ छोड़ देना, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। यानी कि कौन सा वर्ण वहीं का वहीं रहेगा, सर वो वर्ण रहेगा बाई। अब चाहे आप ऐसे काउंट कर लिए और चाहे आप ऐसे कर लेते, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। समझ गए? तो ये आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो किस वर्ण की आवृत्ति नहीं बदलेगी? सर अब आप एक चीज़ और डाउट में आएंगे, एक चीज़ क्या डाउट में आएंगे सर, आप देखेंगे कि अभी मैं काउंट कर रहा था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने कहा कि अगर ऐसे काउंट करेंगे तो देखिएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी का स्थान भी तो नहीं बदल रहा है, तो क्या सर टी ऑप्शन में है? नहीं है, टी ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि बात सीधी सी है। इस तरह से उसने काउंट कराया है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अच्छा प्रश्न था, ये बढ़िया प्रश्न था। एक वृत्त है वो चतुर्भुज ABCD की सभी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। एक वृत्त है वो चतुर्भुज की सभी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाएं AB बराबर 8, CD बराबर 9, BC बराबर 7, तो AD की लंबाई। बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए देखिए, मैंने एक वृत्त बनाया, मैंने एक वृत्त बनाया है। मैं पहले एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। चलिए मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, ये मैंने एक चतुर्भुज बना लिया। उसने कहा है कि इस चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है, इस चतुर्भुज के अंदर क्या है? एक वृत्त है। इस चतुर्भुज के अंदर क्या है? एक वृत्त है। और इस वृत्त की क्या क्वालिटी है, अब आप थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने चित्र बनाया है, ये इस वृत्त की क्वालिटी क्या है? तो इस वृत्त की क्वालिटी ये है सर, इस वृत्त की क्वालिटी ये है कि ये चतुर्भुज मान लो मैंने बनाया ABCD, और ये जो वृत्त है वो इसकी चारों भुजाओं को छू रहा है। आप मान के चलिए कि ये यहाँ से थोड़ा गैप लग रहा होगा, आप समझ जाइए कि चारों भुजाओं को छू रहा है। अब उसने कहा AB बराबर 8, AB बराबर 8 है, BC बराबर 7 है, BC बराबर 7 है, और CD बराबर 9 है। तो वो पूछ रहा है कि AD की लंबाई क्या होगी। सर ये एक फॉर्मूला है। ये कौन सा चतुर्भुज है? तो आप कह सकते हैं ये चतुर्भुज है और उसके अंदर क्या बना हुआ है? वृत्त। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना, आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। क्या होता है? आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है, यानी AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर होगा, देखो ये दोनों आमने सामने की भुजाएं, AB प्लस CD बराबर होगा BC प्लस AD के, BC प्लस AD के। ये फॉर्मूला है, सीधा सीधा याद कर लीजिएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो सर AB का मान कितना है? 8 है, CD का मान 9 है, BC का मान 7 है और AD का मान निकालना है। तो अब आप कहोगे सर 9 8 कितना हो गया? 17 बराबर 7 धन AD। तो AD का मान निकालने के लिए इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो 17 माइनस 7, तो AD का मान कितना आ जाएगा? सर AD का मान आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी कोई वृत्त चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छुएगा तो उसकी आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होगा? बराबर होगा। उसके आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होगा। जब डिटेल मैथ्स पढ़ाऊंगा तो इस जो थ्योरम है, ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि सर ऐसा आखिर हो तो हो क्यों रहा है। क्लियर? चलिए, तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, ये भी अच्छा प्रश्न है। रीजनिंग का एक प्रश्न हमें ये नजर आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप आमने सामने चेक कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो 4 के सामने क्या लिखा है? 14 लिखा है। अगर मैं कहूँ 4 के सामने 14 लिखा है तो 4 के सामने 14 कैसे बनाएंगे? आप कहोगे सर 4 में 3 का कर दो गुणा और 2 जोड़ दो। बात तो सही है, हो सकता है ऐसा। चलो आगे चेक कर लेते हैं। सर 9 के आगे 29 लिखा है,
क्या लिखा है 9 के आगे 29 लिखा है। अगर 9 के आगे 29 बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर, क्या ये नियम लग रहा है? तो आप कहेंगे जी सर लग रहा है, 9 तिया 27 और 2 29, यानी बात बन गई। सर एक आध और चेक कर लेते हैं। 26 के सामने क्या लिखा है 80, अगर 26 को 80 बनाना हो सॉरी, तो क्या ये नियम पालन हो रहा है? सर 26 थी 78 और प्लस 2 80। सर बिल्कुल सही बात है, मजाक मजाक में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हमें निकालना है 6 के आगे क्या होगा, तो सर 6 के आगे क्या होगा, आप कहोगे 6 में सर 3 का गुणा कर दो तो 6 थी 18 और 2 जोड़ दो तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20। यानी कि यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 20 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सर, हमें यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट ये रहा, ये अच्छा सवाल है, देखेंगे। निम्नलिखित समीकरणों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 और एक्स की घात 4 माइनस वाई की घात 4 बराबर 369। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। सर वैल्यू पुटिंग सबसे अच्छा तरीका है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दिए गए। चलिए शुरू करते हैं। मैं कहूं x की घाते 2 प्लस y की घाते 2 बराबर 41 आना चाहिए। सर शुरू करते हैं, आप जिससे कहो उससे शुरू कर देंगे। चलिए डी से शुरू करते हैं। x की जगह 4, y की जगह 3। अगर 4 का स्क्वायर कर दें और 3 का स्क्वायर कर दें तो सर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि कितना हो गया 25। क्या ये आंसर होगा? क्या ये आंसर होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाहिए कितना है 41। चलिए एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 4 और 5 रख देंगे। चलिए अगर ये खत्म हो गया तो ये वाला भी तो खत्म हो गया, यानी 2 ऑप्शन। क्योंकि देखो ये लिखा है 4 और 3, यानी x का मान 4 y का मान 3। यहाँ लिखा है y का मान 3 x का मान 4, लेकिन जोड़ना तो है ही, यानी कि हमारे 2 ऑप्शन खत्म हो गए हैं, ये वाला और ये वाला। कौन कौन से? एक हमारा ऑप्शन जो है वो ये वाला खत्म हो गया है, एक हमारा ये वाला और एक ये वाला। अब ये बच्चे, चलिए तो चेक कर लेते हैं। सर अगर ए ऑप्शन को चेक करें तो सर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, मिला देंगे तो 41। सर ए ऑप्शन फिट बैठ रहा है। सर सी भी तो फिट बैठ जाएगा। क्यों फिट बैठ जाएगा? क्योंकि सर एक्स की जगह 4 रख दो y की जगह 5 रख दो, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 41। सर ये भी तो फिट बैठ रहा है। तो आंसर क्या लगाएंगे? तो प्यारे बच्चों आप इतनी बात को खुद समझदार हैं, खुद होशियार हैं कि सर हमें x में से y को घटाना है, यानी कि x का नंबर बड़ा होना चाहिए, y का नंबर छोटा होना चाहिए। x का मान बड़ा होना चाहिए, y का मान छोटा होना चाहिए। तो अगर x का मान हम 5 रखें, देखिए दोनों को सेटिस्फाई करा देते हैं। x की घाते 4 माइनस y की घाते 4। x का मान अगर हम 5 रखेंगे तो 5 की घाते 4, माइनस y का मान अगर हम 4 रखेंगे तो 4 की घाते 4। 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625 और 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 चौके 256। इसको माइनस कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 369। कितना आ जाएगा 369। तो सवाल का सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन। आप कहेंगे सर ये सवाल आसान बना दिए। देखिए सर वैल्यू पुटिंग से किया है तो आसान है इसी सवाल को थोड़ा सा डिटेल में करते थोड़ा सा समय हमें लग जाता, ज़्यादा भी नहीं लगता लेकिन थोड़ा सा लग जाता। हाँ एक चीज़ और, अगर आपको इन क्वेश्चंस के एकदम डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, ये तो मैं आपको एग्जाम तोड़ने का तरीका बता रहा हूँ, एकदम डिटेल सॉल्यूशन चाहिए कि एकदम सर डीपली घुस के बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये सारे क्वेश्चन में आपको पूरा डीपली इसको एक्स से पूरा डिटेल करके सॉल्व करके आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, आप क्वेश्चन पढ़िए जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे राजन सचिन का भाई है। सर लिख देता हूँ, राजन जो है राजन वो किसका भाई है? सचिन का भाई। दोनों भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, राजन और सचिन दोनों भाई हैं। और मानक राजन का पिता है। राजन का पिता कौन है? तो राजन का पिता सर मानक हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई अगर राजन का पिता मानक है तो सचिन का पिता भी कौन हुआ? मानक हुआ। सिंपल सी बात है। जगत प्रिया का भाई है। अभी ना तो इस फॉर्मूले में ना जगत है ना प्रिया है, तो दोनों को छोड़ देते हैं। और प्रिया सचिन की पुत्री है। सचिन की पुत्री कौन है? प्रिया। सचिन की पुत्री कौन है? प्रिया। और जगत जो है वो किसका भाई है? प्रिया का भाई है। जगत जो है वो प्रिया का भाई है। अब एक बात समझो, पूरा क्वेश्चन खुल गया पूरा क्वेश्चन खुल गया है। मैं कहूँ आपसे कि सर प्रिया के चाचा कौन है, तो आप कहोगे राजन। ये दोनों भाई बहन में पूछूं जगत के पिताजी कौन है? सचिन।
मैं कहूँगा जगत के चाचा कौन है? राजन। यही तो पूछा है सर, जगत का चाचा कौन है? जगत का चाचा हो गया राजन, क्योंकि सचिन कौन है? सचिन जगत के पिताजी हैं, और मानक जो है वो सचिन के पिताजी हैं, यानी कि जगत के दादाजी। जगत के दादाजी है। तो एकदम सिंपल सा प्रश्न था, आसानी से हमने आंसर कर दिया क्या? राजन। क्या कर दिया? राजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, प्रेक्षणों के समूह x1 x2 ... xn का 50 से लिए गए विचलनों का योग -10, 50 से लिए गए विचलनों का योग -10 है, और 46 से लिए गए विचलनों का योग 70 है, तब प्रेक्षणों की संख्या। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है, ध्यान रखिएगा। फिर वही बात, इसको डिटेल भी कर सकते हैं, शॉर्ट में आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है, देखिएगा। बाई माइनस कितने प्रेक्षण लिए हैं सर? उसमें 50 प्रेक्षण लिए, 50 प्रेक्षण लिए, यानी 50 × n बराबर कितना है योग सर? -10 है। बाई -50n बराबर -10, और बाद में कितने लिए? 46 विचलनों का योग 70 है, यानी कि अगर मैं बाई -46n कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 70। मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो अगर मैंने घटा दूंगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ प्लस का आएगा, और यहाँ भी माइनस का आएगा। सॉल्व करेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा सर। 50 में से 46 घटेंगे, लेकिन माइनस के 50 है, तो माइनस के 4n बराबर 70, और 10 80 हो जाएंगे। माइनस से माइनस काट देंगे तो n बराबर हो जाएगा 80/4 यानी 20 चौके 80। सवाल का सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्या आ जाएगा? सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिलेगा सी ऑप्शन। बात समझ में आ गई होगी सर। पहले 50 प्रेक्षण लिए हैं, तो बाई -50n बराबर कितना है योग? -10। बाद में 46 लिए हैं, तो बाई -46n बराबर योग कितना है? 70 है। दोनों को सॉल्व कर दिया, यानी कि घटा दिया, हमारा आंसर आ गया क्या? 20। तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है। रीजनिंग का प्रश्न हो जाएगा। देखिए ये लिखा है 2/3, 4/7, यहाँ पे बताना है, तो मैं बटे लगा देता हूँ केवल। 11/21 और 16/31 रीजनिंग का प्रश्न है। देख सकते हैं कैसे, अगर हम सॉल्व करें सवाल को तो देख सकते हैं, दो का अंतर, फिर यहाँ और यहाँ 5 का अंतर। अगर यहाँ 2 का अंतर है तो यहाँ सर 3 का अंतर हो जाएगा, यहाँ 4 का अंतर हो जाएगा। तो देखेंगे 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, और 11 और 5 16, यानी ऊपर का नंबर 7 आना चाहिए। आंसर खत्म, बी ऑप्शन। नीचे भी चेक कर लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, और 21 और 10 31। देख सकते हैं ऊपर 2 का अंतर, ऊपर 1 का अंतर, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, नीचे 2 का अंतर, 4 2 6 2 8 2 10, यानी सवाल का सही आंसर क्या आ जाएगा? सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा बी ऑप्शन। सवाल समझ में आ गया होगा आसानी से। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट, ये भी एक आसान सा प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न। वाई डब्ल्यू टी पी, मैंने कहा था अगर ABCD आए सबसे पहले टूट पड़ो नंबरिंग पे। बाई का नंबर 25 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। सर बात समझ में आ गई होगी। सर ये कितने का अंतर है? 2 का। ये कितने का? 3 का। ये कितने का? 4 का। और ये कितने का आएगा? 5 का। तो सर 16 में से 5 गए कितने आएंगे? 11। और 11 का नंबर क्या होता है? तो सर 11 का नंबर होता है के। कैसे याद रखते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जैसी नंबर आती है मैं तुरंत रख देता हूँ। कैसे याद रखते हैं? सर के है, सर ये तो एक तो लिखा ही है, और ये जो टेढ़ा है ना, ये टेढ़ा, इस टेढ़े को सीधा कर दो, इस टेढ़े को क्या कर दो? सीधा कर दो। तो क्या हो जाएगा? के का नंबर 11 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, के सवाल का सही आंसर आ जाएगा। देखिए जो ये सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए, आपको एक जो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है चैनल पर रिवीजन के लिए, आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में अगर बताते जाएंगे ना तो हमारी टीम को बहुत मदद मिलती है। हमें एक मोटिवेशन आता है कि हाँ अगर हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम और भी मेहनत से काम करेंगे। अगर आपको मैथ रीजनिंग में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या या पढ़ाने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। आप अगर नेगेटिव कमेंट भी करेंगे ना तो मुझे ये समझ आएगा कि मेरी ये कमी है, मैं इसको दूर करने का प्रयास करूंगा। जहां पे भी आपको ऐसा लगता है आप जरूर सॉल्व करें। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने पीछे सॉल्व कराया था जिसमें मैंने कहा था कि आंसर नहीं आ रहा। मैं अभी मेरी टेक्निकल टीम ने मुझे बताया कि जी सर आपने बिल्कुल सही कहा था, वो गलत प्रिंट हो गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, एक मैंने ऐसे लिखा था क्वेश्चन, आप देख सकते हैं
बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया था। और ये होता आपका 3/4 और पावर पे था 15। तो सर आंसर इसलिए नहीं आ रहा था, मैंने आपको पहले कहा था कुछ गलत है सर। यहाँ कितना है, 2 नहीं था 12 था। कितना था, 12। अब 12 था, अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपसे सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करके बता दूं क्योंकि मैंने आधा तो बता ही दिया था सर, 2 की जगह केवल 12 करना है तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 12 और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 12। सर यहाँ भी 2 पावर 2 लगी थी और 2 लगी थी, तो अपना आंसर 56 आ रहा था। यहाँ सर 10 बढ़ गई और यहाँ 10 बढ़ गई, तो 20 पावर और घटा दो तो आंसर कितना आएगा, 36। मैंने आंसर भी आपको टिक कराया था, कितना आएगा, 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं आगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे आप जरा, लिखा है 21 11 3 77, 24 14 क्वेश्चन मार्क 112, 36 12 4 108। एक चीज समझिएगा, नीचे का नंबर थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है। नीचे का नंबर बड़ा नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर वाले नंबरों में कुछ कैलकुलेशन हुई है और नीचे वाला नंबर बनाया गया है। अच्छा, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर गौर से देखा जाए, अगर एक चीज को हम समझें कि सर ये लिखा है 77 और 77 किससे कटता है, सर 11 से कटता है। 77 किससे कटता है, 11 से, तो सर 11 तो मिल गया। अब हमें जरूरत किसकी है, 7 की। 11 सत्ते 77, तो आप देख सकते हैं 7 भी सर मिल गया। सर जब 3 का भाग 21 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और 7 और 11 77। सर यहाँ लगा लेते हैं। सर 12 तो मिल गया, 12 नंबर 108 और 4 का भाग 36 में लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 12 नंबर 108, बिल्कुल सही। सर हमें चाहिए 112। 112 को 14 से काटेंगे, 112 को 14 से काटेंगे तो 14 अट्ठे 112 यानी कि 8 आएगा। अब हमें 8 चाहिए, क्या चाहिए, हमें 8 चाहिए, हमें चाहिए 8। कितना चाहिए, सॉरी हमने भाग दिया तो हमें 8 आ गया। कितना आ गया, 8। तो अब हम यहाँ कितना लिखें, कितने का भाग लगाएं कि 8 दिए 24 बन जाएं, तो हम सर यहाँ भाग लगाएंगे कितने का, 3 का, कि 3 का। अब देखिए कैसे, 14 तो है ही हमारे पास, 14 तो है ही, 3 का भाग लगाएंगे 24 में तो कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। तो अगर हम देखें 3 का भाग हमने 24 में लगाया तो 8 और 14 अट्ठे 112, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आशा करते हैं सवाल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, ये अच्छा प्रश्न है, इसको हम कह सकते हैं एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। बढ़िया प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे आपको आसानी के साथ। देखिएगा क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा, गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आप एक चीज ध्यान रखना, अगर पूछा जाए आपसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो फॉर्मूला है, लिख लेना 4πr²। 4πr²। ये क्या है सर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हमें गोले की त्रिज्या बतानी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया, क्यों, क्योंकि त्रिज्या बढ़ा दी। तो बढ़ी हुई क्षेत्रफल में से कम वाला क्षेत्रफल घटा दूं, तो मैं क्या करूंगा, 4πr² में से 4πr² घटा दूंगा तो कितना आना चाहिए, 352। ये r है बढ़ी हुई त्रिज्या और ये r है घटी हुई त्रिज्या। सर अगर मैं बात करूं ये कितनी बढ़ाई थी 2। तो अगर मैं ये जो 4πr² मैंने कैपिटल इसीलिए लिखा था ताकि मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं कि मान लो पहले 4 थी तो बाद में कितनी होगी 6, मान लो पहले 8 थी तो बाद में कितनी होगी 10, 2 बढ़ाई है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई समस्या तो होगी नहीं, अब मैं बात करूं कि यहां से कुछ कॉमन आएगा क्या, सर आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। 4π को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा r+2 का होल स्क्वायर माइनस r² बराबर 352। सर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 4π का मान हो जाएगा 22/7 बराबर में ये हो जाएगा r+2 का होल स्क्वायर माइनस r² बराबर 352। सब 22 से काट लेते हैं सीधा, 4 से काट दो, पहले 4 से काट दिया, 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, यानी 4 से काटा तो कितनी बार कट गया, 88 बार, और 22 से काटा तो कितनी बार कट गया, 4 बार। ये 7 भाग में है तो गुणा में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 28, यानी कि यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, r+2 का होल स्क्वायर माइनस r² बराबर 28।
या तो अब होल ब्रैकेट का फॉर्मूला खोल के सॉल्व कर दो, नहीं तो हमें पता है कि यहाँ के बाद हम ऑप्शन मेथड पे चले जाएंगे। सर आर का मान, आर उसने त्रिज्या पूछी, आर का मान कुछ भी रख के देख लो। मैंने आर का मान मान लो 6 रखा। मैंने अगर 6 रखा तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, तो 8 हो जाएंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस 6 छंग 36 और 64 में से 36 घटाए तो कितने आ गए 28। आंसर ही आ गया सर, आंसर ही आ गया, क्योंकि सर 6 रखा जैसे ही मैंने आर का मान, तो 2 बढ़ाने के बाद उसको घटाया तो आंसर आ गया 28। मान लो मैं 4 रखता, मान लो, आप कहोगे सर आप तो रट के आते हो आंसर, आपको पता ए है, यही रख लो सर, जुगाड़ बैठा देंगे। नहीं सर, अगर हम बी रखें, अगर हम 4 रखें तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे सर, 4 और 2 हो जाएंगे 6, कितने हो जाएंगे सर 4 और 2 हो जाएंगे 6, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस करेंगे। अब अगर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो अंतर कितना आ रहा है सर 20 आ रहा है। नहीं बनेगी ना बात सर। और चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, तसल्ली हो जाए अपन को पूरी। 7 की बात करें, 7 और 2 9, 9 में 81 हो जाएंगे, 81 माइनस 7 7 49 सर, ये तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है, चाहिए कितना 28, यानी कि सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, इस इक्वेशन को भी अपन सॉल्व कर लेंगे। लो आप कहोगे कि नहीं सर हमेशा ऑप्शन ही ऑप्शन से सवाल सॉल्व कराते हैं, तो लीजिए, अगर मैं इसको डिटेल भी करना चाहूँ तो कोई बड़ी बात थोड़ी है सर। ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बना दिया मैंने। फॉर्मूला को खोल देंगे, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 4 माइनस आर स्क्वायर बराबर 28। सर ये फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर r की जगह r स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4r हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी 4, r स्क्वायर से r स्क्वायर काट देंगे तो 4r बराबर हो जाएगा 28 माइनस 4, तो 4r बराबर हो जाएगा 24, तो r बराबर आ जाएगा 6। सर डिटेल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसी अप्रोच लेना है कि हम सवालों को बिना ज़्यादा, ये मजदूरी है, इसको क्या कहते हैं सर, ये मजदूरी है। पेपर आप मजदूरी करके कभी पास नहीं कर सकते, ये तो सीसेट का पेपर है। अगर आप एसएससी वगैरह के पेपर अगर आपने देखे हो, वो तो पूरी मैथ्स अगर सॉल्व करने बैठ जाएंगे इस तरह से, तो वो कभी सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या है मजदूरी है। हमें ये जो वर्तमान समय चल रहा है, अगर हम स्मार्ट अप्रोच स्मार्ट वर्क करके नहीं चले ना, तो हम पेपर को कभी हल नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये रीजनिंग का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ता है, सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करेंगे, काउंटिंग करेंगे कितने टोटल अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अक्षर समझिएगा। अगर 18 अक्षर हैं तो या तो 3 के जोड़े बनाएंगे या 6 के बनाएंगे। कितने के बनाएंगे, या तो 3 के या 6 के। मान लो सर अक्षर 20 हैं तो या तो 4 के बनाएंगे या 5 के बनाएंगे। और अगर सर बात करें, अगर मान लो 12 हैं तो या तो 3 के बनाना या 4 के। सर 18 हैं तो या तो 3 के बनाना या 6 के। सर 3 के में काम नहीं, हम 6 के बना के देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम इनको 6 के बना के देखते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको ठीक ठीक नजर आए। चलिए तो ये देखिएगा, चलिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए तो अगर मैं 6 के जोड़े बना दूं, 1 2 3 4 5 6, चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे अगर हमारे पास 3 कॉलम है, सर यहाँ ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। अगर तीनों जगह ए है और लास्ट में भी ए है, तो लास्ट में ए और यहाँ भी क्या आ जाएगा सर ए आ जाएगा। एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। अब बात करें सर ए, उसके बाद यहाँ भी 2 कॉलम खाली, यहाँ भी 2 कॉलम खाली, और यहाँ दोनों कॉलम में क्या लिखा है सी, और यहाँ 2 कॉलम खाली और क्या लिखे हैं बी। तो अगर हम देखें यहाँ सी लिखें तो यहाँ भी क्या भर देंगे सी, और यहाँ भी क्या भर देंगे सी और सी। तो हमारा सीक्वेंस बन गया ए सी सी बी बी ए, ए सी सी बी बी ए, ए सी सी बी बी ए, बी बी ए। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सी सी ए, ऑप्शन नंबर डी, सी बी बी। आशा करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। इसको नोट कर लेना, ये जोड़े इस तरह से आप बनाएंगे, सवाल सेकंडों में आपका हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है आपका। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक व्यक्ति 4 घोड़े एवं 9 गायों को, एक व्यक्ति 4 घोड़े और 9 गायों को 13,400 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है 13,400।
यदि वह घोड़ों को 10% एवं गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसको कुल लाभ 1880 रुपए का होता है। तो एक गाय की कीमत, सर ये क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि लाभ हानि, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, नहीं सर, ये लाभ हानि का क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। सर दो चीजें हैं, देखिएगा, एक तो हमारे पास घोड़े हैं बेचने के लिए और एक हमारे पास गाय है। अगर देखा जाए कुल लाभ कितना हुआ, सर कुल लाभ हुआ है 1880, तो मैंने बीच में लिख दिया क्योंकि दोनों को बेचने पर लाभ कितने का हुआ 1880। सर खरीदा कितने में था, खरीदा था 13,400 में। अच्छा अगर घोड़े को बेच दे तो 10% लाभ, तो 13,400 का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे 13,400 का 10% सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 134 दूनी 268, सॉरी 134 से कम 134 यानी कि 1340, यानी कि घोड़ों पे कितना लाभ हुआ, आप कहोगे 1340। बात करें गायों पे कितना है, गायों पे सर 20%, तो खरीदा कितने में था 13,040 में, तो इसको 10% की जगह कितना कर दो 20%, 0 से 0 कट गया, गुणा कर देंगे हो जाएगा 2680, कितना हो जाएगा 2680, यानी कि यहाँ कितने का हो गया लाभ 2680। एलिगेशन का नियम आपको पता ही होगा, सर इस नंबर में से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेंगे 800 और इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेंगे 540, 540 सर 0 से 0 काट देंगे। अब इसको हम किस नंबर से काट दें, सर सबसे पहले तो हम काट लेते हैं 2 से, अगर 2 से काटेंगे तो ये बचेंगे 40 और ये बचेंगे 27। तो आप ये बताइए घोड़ों का 40 हो गया और गायों का 27, यानी टोटल मिला के कितना हो गया 67, और सवाल में कितना दिया गया है 13,400, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा 13,400 बटे 67, यानी कि कितना आ जाएगा 67 दूनी 134, एक यूनिट का मान 200 आएगा। एक यूनिट का मान कितना आएगा 200। अगर एक यूनिट का मान सर हमें 200 नजर आ गया है तो बताइए हमें किसका निकालना है, हमें गाय की कीमत निकालनी है। तो गाय का मान कितना है 27, 27 में 200 का गुणा करेंगे तो 27 दूनी कितना आएगा 5400, यानी गाय की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5400। लेकिन उसने गाय एक थोड़ी खरीदी, कितनी खरीदी मतलब 9 गाय कितने में खरीदी 5400 में, तो एक गाय की कीमत बतानी है तो कितने की भाग दे देंगे 9 का, 9 छक्के 54, आंसर आ जाएगा 600। अब आप कहोगे सर आपने तो इस सवाल को नंबर से, हम इस सवाल को परसेंटेज से भी हल कर सकते थे। सर हम घोड़े का परसेंट यहाँ लिख सकते थे 10, गाय का परसेंट हम यहाँ लिख सकते थे 20, और जो लाभ हमें कुल है इसको भी हम परसेंट में बदल देते, कैसे 1880 और बटे में कर देते 13,400 गुणा 100। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती, क्या हो जाती कैलकुलेशन, वो भी मैं आसान कर दूंगा, उसकी कैलकुलेशन भी आसान कर दूंगा, सवाल यहीं पहुंच जाएगा वापस। तो कोई बड़ी बात नहीं, एकदम आसान सा प्रश्न था। सर घोड़े गाय, घोड़ों पे 10% का लाभ तो 13,400 का 10% 1340, गायों पे 20% का लाभ तो 13,400 का 20% 2680, और टोटल 1880। सॉल्व किया, आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और इस सवाल को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। आंसर कितना आया 600, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो ये भी देखेंगे, एकदम आसान सा प्रश्न है, देखने में डरावना जरूर है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6 का अर्थ है टर्मिनेशन, तो संख्या 6 7 5 1 8 का अर्थ क्या होगा। देखिएगा सवाल इसको अगर बनाने बैठेंगे समय लगेगा, तो अगर सीधा सा अगर ध्यान दें, हम अगर सीधा सा इस सवाल पर ध्यान दें, देखिएगा 1 से T, 2 से E, 3 से R, 4 से M, 5 से I, 6 से N, 6 को छोड़ दीजिए, 5 तक ही अगर हम इसको काट दें, अगर हम 5 तक ही इसको काट दें, 5 तक 1 2 3 4 5, आप जरा देखेंगे ध्यान से पीछे क्या लिखा है 6 7 1 5 8, क्या लिखा है 6 7 1 5 8 6, और पीछे क्या लिखा है, पीछे लिखा है नेशन, क्या लिखा है नेशन, क्या लिखा है नेशन। तो आप देखेंगे सर पूछा भी तो यही है 6 7 1 5 8 6, यानी उसी में से आंसर निकालना था, उसी क्वेश्चन में से आंसर निकालना था, आंसर आ गया नेशन। सवाल का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आपको आई कि नहीं।
तो बात में आप देखेंगे सिंपल सी बात है सर, टर्मिनेशन हमें दिया गया था, टर्मिनेशन दिया गया था, केवल इसी में से हमें सुधार किया। देखिए 5 अक्षर काटे, 1 2 3 4 5, यहां से ही 5 काट दिए, 1 2 3 4 5। अब देखेंगे पीछे क्या बचा, 6 7 1 5 8 6, आंसर भी इसी का चाहिए, 6 7 1 5 8 6। तो आंसर आ जाएगा नेशन, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने आई, ये एक नहीं है, ये आई लिखा है, क्या लिखा है आई, तो आई बराबर है 18 और एम बराबर है 26। सर 18 कैसे आएगा, सर 18 ऐसे आएगा, सर आई का नंबर कौन सा है, तो आई का नंबर है 9 और 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18। वही बात करेंगे एम, तो एम का नंबर है 13 और 13 में 2 का गुणा कर देंगे तो 26, यानी जो उसका प्लेस है उसमें 2 का गुणा हमें करना है। कम का तो हमें समझ आ गया कि 72 हम निकाल लेंगे, तो गो का पूछा गया, किसका पूछा गया, गो का, तो गो का नंबर है 7, सॉरी जी का नंबर 7 और ओ का हो जाएगा 15, तो 15 और 7 कितने हो जाएंगे 22 और गुणा कितने का करेंगे 2 का, तो 22 दूनी 44 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 44 सवाल का बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। बात समझिए, आई की जगह लिखा है 18 तो 9 दूनी 18, एम की जगह लिखा है 26 तो 13 दूनी 26। कम का भी अगर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा, सॉरी 12 नहीं 13 और ये हो जाएगा 5। तो आप देखेंगे ये टोटल हो गया 36, कितना हो गया, ये टोटल हो गया 36 और 36 दूनी 72, यानी कि जो प्लेस आ रही है उसमें 2 का गुणा करना है। तो गो का अगर हमें निकालना है तो गो का 7 और 15 22 हो जाएगा और 22 में 2 का गुणा कर देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने, संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन एक किसका आ गया है, तो आप सभी को पता है, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, उसका ये क्वेश्चन आ गया, तो उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखिएगा लिखा है AND, क्या लिखा है AND एंड, फिर लिखा है COF, फिर लिखा है FPI, फिर लिखा है JQM। अगर पहला अक्षर पकड़ें, पहला अक्षर पकड़ें तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कैसे बढ़ा, सर पहले 2 ज़्यादा, फिर 3 ज़्यादा, फिर अब कितने ज़्यादा होगा सर 4 ज़्यादा, तो अब कितने ज़्यादा आएंगे 5 ज़्यादा, कितने ज़्यादा आएंगे 5 ज़्यादा। तो 10 और 5 15 और 15 की शुरुआत किससे होगी, ओ से होगी, 15 की शुरुआत किससे होगी, ओ से होगी। तो ये ओ हमारी ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए, आंसर या तो ORS होगा या ORR होगा। अब बात करेंगे दूसरे अक्षर को पकड़ेंगे, तो ये क्या लिखा है 14, ये लिखा है 15, ये लिखा है 16, ये लिखा है 17, तो आएगा 18, यानी 18 आएगा तो O के बाद क्या आ जाएगा R आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब लास्ट अक्षर को पकड़ेंगे तो D 4 6 9 12, 4 6 9 13, तो देखेंगे पहले कितने ज़्यादा 2, फिर 3, फिर 4 और अब 5 यानी 18 और 18 का कोड R, सवाल का आंसर आएगा डी ऑप्शन ORR। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार समझा देता हूं फिर से, देखिएगा एक बार फिर से आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, देखिएगा अब थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिएगा इसका कोड 1 है, इसका कोड 3 है, इसका कोड 6 है, इसका कोड 10 है। तो देखिएगा 1 फिर 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 10 और 5 15 और 15 का कोड कितना आएगा, देखिएगा नंबरिंग गिनती पूरी हो गई, 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15। दूसरा बात करेंगे, ये एन का कोड है 14, फिर ओ का कोड 15, फिर 16, फिर 17, तो अब यहाँ क्या आएगा 18 और 18 का नंबर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब बात करेंगे लास्ट वाले की, और लास्ट वाले की बात करेंगे तो क्या लिखा है डी का नंबर 4, फिर 6, फिर आई का नंबर 9, फिर एम का नंबर 13। तो 4 और 2 6, 6 3 9, 9 4 13 और 13 और 5 18, क्योंकि पहले 2 बढ़े, फिर 3, फिर 4 और 5 और 13 के बाद आएगा 18 और 18 का नंबर क्या आएगा आर। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन ORR, सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये सवाल है, हमें निकालना है इसका क्या, हमें ये क्वेश्चन या तो यहाँ से पढ़िएगा, यहाँ से, ये हिंदी में या ऊपर अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। इसका हमें निकालना है क्या, लघुत्तम समापवर्त। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। चलिए निकालते हैं। 3 नंबर दिए गए हमें, समझिएगा पहले। 1 नंबर ये है, 1 नंबर ये है और 1 नंबर ये है। चलिए समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखिएगा अगर हमें इसका निकालना लघुत्तम, तो सबसे पहला नंबर क्या है, x² - y²। सर ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा कौन सा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कई बार फॉर्मूला बता चुका हूँ, फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। दूसरा हम देखेंगे x की घाते 3 माइनस वाई की घाते 3। ये भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? फॉर्मूला सीधी सीधी बात कहता है सर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है किसका, मैं लिख देता हूँ, ए की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 का a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ हमेशा प्लस रहेगा। ठीक, सीधा सा फॉर्मूला याद कर लें। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, और तीसरा नंबर हमारा ये इतना लंबा चौड़ा दिया गया है, x की घाते 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई की घाते 3। सर यहाँ से कुछ कॉमन उठा सकते हैं क्या? आप कहेंगे जी सर, इन दोनों में से कॉमन उठा लेते हैं। किसको कॉमन उठाएंगे? सर एक्स स्क्वायर को कॉमन उठाएंगे तो बचेगा x माइनस वाई। यहाँ से मैं कहूँ तो मैं कहूँगा सर यहाँ से बाई को उठा लीजिए कॉमन, अगर बाई स्क्वायर को कॉमन उठाएंगे तो बचेगा x माइनस वाई। अब आप देखेंगे इसके भी दो ब्रैकेट बन के आ गए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका x माइनस वाई। इन दोनों में से एक ब्रैकेट और इन दोनों में से एक, इसको फिर से सॉल्व कर दीजिएगा तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक x माइनस वाई, ये है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। यानी कि सॉल्व करने के बाद हमारे पास 3 आंसर आ रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और ये फाइनल तीसरा। हमें क्या चाहिए? लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक का याद रखना, जो जितनी ज़्यादा बार आया है उतनी ज़्यादा बार ही लेना है। जैसे समझिएगा x प्लस वाई यहाँ है, x प्लस वाई यहाँ नहीं है, x प्लस वाई यहाँ है। अगर देखिए यहाँ भी एक बार और यहाँ भी एक बार, यानी कि आंसर में एक बार x प्लस वाई तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ कितनी बार है सर? 2 बार। 2 बार नहीं आ सकता क्योंकि सवाल में ही अधिकतम कितनी बार है? एक बार है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि x प्लस वाई कितनी बार आएगा? सर यहाँ जब एक बार है, यहाँ है ही नहीं, और यहाँ भी एक बार है, तो एक बार ही आएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बात करेंगे यहाँ भी कितनी बार दे दिया? 2 बार। सर एक बार ही आएगा क्योंकि एक बार दिया गया है। अब बात करेंगे सी और डी की। अगर बात करें, अब मैं x माइनस वाई को चेक करूं, सर x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है। यहाँ कितनी बार है? 1 बार। यहाँ कितनी बार है? 1 बार। और यहाँ कितनी बार है? सर 2 बार। तीनों में है, और ज़्यादा बार कितनी बार है? 2 बार। तो बताइए आंसर में 1 बार आएगा कि 2 बार? सर आंसर में 2 बार आएगा, क्योंकि लघुत्तम में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आया है उसको लिखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। आशा करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूले दिए गए थे, केवल उन्हीं फॉर्मूलों को हमें सॉल्व करना था। ये रहा आपके सामने, ये अच्छा प्रश्न है, इसको टिक कर लीजिएगा, बढ़िया शानदार प्रश्न है। क्यों? क्योंकि अच्छे मास्टर जो इसका सॉल्यूशन बताने आए, अच्छी कोचिंग्स के आप सॉल्यूशन देखिएगा, अच्छे मास्टर जो इसका सॉल्यूशन बताने आए ना, वो पहली बात तो सवाल को ही नहीं पढ़े। सर इसको समांतर चतुर्भुजों की संख्या बतानी है, वो त्रिभुज बता के चलेगा, ये तो बच्चा भी देख के बता देगा कि 13 है। वो आंसर भी कितना टिक करा गए? 13। कितना टिक करा गए? 13। अरे भैया ध्यान ये रखना है कि उसने त्रिभुज थोड़ी पूछा है, क्या पूछा है? समानांतर चतुर्भुज। क्या पूछा है? समानांतर चतुर्भुज। चलिए तो काउंट करते हैं समानांतर चतुर्भुज। वैसे आप सभी ने काउंट कर लिए होंगे, जिसने काउंट नहीं कर पाए वो ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप काउंट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला चतुर्भुज आपको नजर आ रहा होगा 1, ठीक। उसके बाद दूसरा चतुर्भुज नजर आ रहा होगा 2 हो गए। उसके बाद कलर चेंज कर देता हूं मैं। उसके बाद तीसरा नजर आ रहा होगा आपको, उसके बाद चौथा नजर आ रहा होगा आपको। 4 मैंने अभी आपको नीचे की लाइन से गिनवा दी। उसके बाद अगर आप देखें तो एक आपको नजर आ रहा होगा, मैं आपको अलग से पेन से दिखाता हूं, सब आपको समझ आएगा। 4 तो सभी को दिख गए, 4 सबको दिख गए हैं। चलिए 5वां मैं आपको दिखाता हूं, एक बार इसको गौर से देखिएगा, एक बार इसको देखिएगा। कितने होगा सर? 5 हो गए। कितने हो गए? 5। चलिए 5 अगर आपको नजर आ चुके हैं, तो 6वां भी आपको नजर आ जाएगा। फिर
छठवां भी आपको नज़र आ जाएगा। 6 हो गए। मैं इसलिए धीरे धीरे गिना रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत से लोगों ने मिस्टेक की है। तो हमारे सॉरी अगर इस लाइन को देखें तो इस नीचे वाले ब्रैकेट से हमें 6 नज़र आ गए। अब उसके बाद 6 के बाद देखिएगा ये हमें एक दिख जाएगा 7 और एक हमें ये दिख जाएगा 8। ठीक, तो हमें 6 के बाद 2 और दिख गए तो 8 हमें नज़र आ गए। 8 के बाद ध्यान दीजिएगा, 8 के बाद अगर आप गौर करें तो आपको एक ये दिखेगा 9 और एक आपको ये दिखेगा 10 तो मैंने आपको ऐसे ही गिना दिए, 10 तो मैंने आपको ऐसे ही गिना दिए हैं। अब गौर करिएगा, अगर मैं बात करूं, एक आप यहां से गौर करिएगा, ये हो गया आपका 11 नंबर और ये हो गया आपका, ये 11 हो गया और ये इस तरफ से चले जाएंगे तो आपका 12 नंबर। सर 12 तक 13 तक तो सब पहुंच गए, आगे कैसे जाएंगे? तो सर 12 तक आप पहुंच गए, 13 नंबर आपको ये नज़र आएगा, 13 नंबर आपको ये नज़र आ जाएगा और 13 नंबर के बाद आपको 14 नंबर आपको ये नज़र आ जाएगा और 14 नंबर के बाद 15 नंबर आपको ये नज़र आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि सभी को समझ में आ गए होंगे। मैं आंसर टिक कर देता हूँ 15। तो कितना आंसर आ गया आपका? तो आप कहेंगे आंसर हो गया हमारा 15। कितना हो गया? सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा 15। एक बार जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे बना देता हूँ सारे के सारे, ताकि अगर आप घर पे बना रहे हो तो आपको याद रहेंगे। 1, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। 6 तो इसी लाइन से आ गए थे। उसके बाद हमने लिया था 7, उसके बाद लिया था हमने 8 हो गए थे। उसके बाद हमने लिया था इसको 9 और उसके बाद लिया था हमने 10 को। 10 के बाद हमने लिया था इसको 11 और फिर इसको लिया था हमने ये वाला 12। उसके बाद हमने लिया था 13 और ये बीच वाले 2 14 और ये 15। आशा करते हैं कि समझ में आ गए होंगे। अच्छा प्रश्न था, अच्छे मास्टरों के आप देखेंगे तो इसको त्रिभुज काउंट करके चले गए, 13 आंसर बता के चले गए। नेक्स्ट, ये अच्छा प्रश्न है, ये एक रीजनिंग का प्रश्न है और डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं, राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ, मान लो ये उसका घर है इस तरह से, तो दक्षिण कहाँ है? नीचे। तो दक्षिण की ओर गई कितने मीटर? 50 मीटर। दक्षिण की ओर गई है, तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से मैं भेजता हूँ दक्षिण की तरफ कितने मीटर? 50 मीटर। चलती है, फिर बाएं मुड़कर, अब उसको कहाँ मुड़ना है? उसको मुड़ना है बाएं मुड़ेगी तो इस तरफ चली जाएगी, बाएं मुड़ेगी तो इस तरफ चली जाएगी। कितने मीटर? 20 मीटर। तो 20 मीटर हमने उसको भेज दिया, 20 मीटर चलती है। उसके बाद उत्तर को मुड़कर, उत्तर कहाँ है सर? उत्तर है ऊपर की ओर, उत्तर को मुड़कर 30 मीटर चलती है। तो उत्तर को मुड़ गई, लेकिन पूरा नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ तक आएगी 30 मीटर, क्योंकि ऊपर से कितनी चली थी? 50। और वहाँ से अपने घर की तरफ जाती है, और वहाँ से 30 मीटर चलती है और वहाँ से अपने घर की तरफ जाती है। तो अब वह किस दिशा में चल रही है? तो देखिएगा, अगर बात करें हम दिशा डायरेक्शन टेस्ट की, तो आप देखिएगा यहाँ से चली थी, अगर यहाँ से डायरेक्शन बनाएं तो बताइएगा किस दिशा में चल रही है वो? किस दिशा में चल रही है? देखिएगा, यहाँ से वो इस तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? इस तरफ, क्योंकि घर से ही तो चली थी। अगर घर से चली थी तो वो यहाँ से इस तरफ जा रही, तो अगर यहाँ से डायरेक्शन मिलाई जाए तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? सर ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? उत्तर पश्चिम। ए ऑप्शन सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं हम जल्दी। देखिएगा, घर से निकली थी, यानी कि ये क्या है उसका? ये उसका घर है, घर से दक्षिण की ओर गई कितने मीटर? 50। दक्षिण की ओर जाने के बाद मुड़ गई बाएं कितने मीटर? 20। उसके बाद चली कितना? 30। अब 30 चलने के बाद अब घर को जा रही हो। घर क्या है? घर है ये, उसका घर है ये। तो बताओ यहाँ से वो किस डायरेक्शन में जा रही है? तो यहाँ से जा रही है वो उत्तर पश्चिम में। ए ऑप्शन सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुछ आखिरी 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। 881 से तथा 27256 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 64 संबंधित है। तो देखिएगा ध्यान से, 881 से 8 और 81 कुछ संबंध अगर नजर आए तो 2 की घाते 3 होगा 8 और 3 की घाते 4 होगा 81। दूसरा दिया गया 27 और 256।
अगर बात करें तो 3 की घाते 3, 3 की घाते 3 होगा 27 और 4 की घाते 4 होगा 256। 3 की घाते 3 होगा 27, यानी कि आप देखेंगे जो पावर लगी है, जो पावर लगी है, जैसे 1 बढ़ाने के बाद घात को भी 1 बढ़ाना, जैसे यहाँ 2 था तो 3 हो गया, पावर 3 से 4 हो गई, यहाँ 3 था तो 4 हो गया, पावर 3 से 4 हो गई। सेम इसी प्रकार का काम यहाँ करेंगे। 64 किस प्रकार संबंधित है, क्या 64 किस प्रकार संबंधित है? तो अगर 64 की बात करेंगे तो 64 का निकालना है। देखो अगर 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घाते 3, तो 4 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 5, और 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 4, तो 5 की घाते 4 कितना आएगा, 5 की घाते 4 पचम 25, पंचे 125, पंचे 625, यानी सवाल का सही आंसर देखने को मिल जाएगा बी ऑप्शन। क्या देखने को मिल जाएगा, सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा, ये आपका कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है, बड़ा ही आसान प्रश्न है। देखिएगा, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई कुत्ता गाय नहीं है। अब कह रहा है अगर हम इसको सॉल्व करें डायरेक्ट क्वेश्चन को, तो देखिएगा कुछ है तो इसकी नंबरिंग 50 होगी, इसकी नंबरिंग भी 50 होगी। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। कोई कुत्ता गाय नहीं है तो ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा। ठीक, अब आप कहोगे ये कैसे होंगे, तो एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको डाल दूंगा कथन निष्कर्ष का। जब भी कुछ की बात आएगी तो 50 लिखना है, और पॉजिटिव होगा तो 50 लिखना है। जब नेगेटिव होगा तो 100 लिखना है, और कोई डिटेल में आएगा तो 100 लिखना है। चलिए अब बात करेंगे, कोई गाय बिल्ली नहीं है। सर गाय की बात करेंगे, कोई गाय बिल्ली नहीं है तो ये 100 हो जाएगा आपका, और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो 100 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं गाय, सर यहाँ कोई कुत्ता गाय नहीं है, ये भी 100 है, और बिल्ली, देखिए ये दोनों तो जुड़ ही नहीं पाएंगे। देखिए बात समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सर गाय कहाँ है, सर गाय ये है, और ये क्या है, बिल्ली। ये दोनों कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है। अगर ये 50-50 ना भी मैं आपको समझाऊं, क्योंकि अभी आपको पूरी कहानी पता नहीं है। सर गाय और बिल्ली में संबंध निकालना है, किसमें, गाय और बिल्ली में संबंध निकालना है। सर गाय यहाँ है, बिल्ली यहाँ है, सर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों में कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, पहला गलत हो जाएगा। दूसरी बात करेंगे कुत्ता और चूहा। सर कुत्ता और चूहे की बात करेंगे, सर कुत्ता यहाँ है, चूहा यहाँ है, ये कथन भी पॉजिटिव, लेकिन निष्कर्ष नेगेटिव, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव कथन है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव ही आएगा। अब डी ऑप्शन की बात करते हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ चूहे बिल्लियां हैं तो कुछ बिल्लियां चूहे हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप वेन डायग्राम से बना सकते हैं, उससे भी एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए कुछ चूहे बिल्लियां हैं, अगर कुछ चूहे बिल्लियां हैं तो कुछ बिल्लियां चूहे हैं, डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ये दोनों तो इसलिए गलत हो गए क्योंकि ये कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष नेगेटिव है, हो ही नहीं सकता, यानी कि ओनली तीसरा आपका क्या आ जाएगा, केवल 3 सही है। डी ऑप्शन सवाल का सही आंसर है। आखिरी एक आध क्वेश्चन बचा होगा शायद, नहीं, हमने मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को हल कर लिया। मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हल कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए पोर्शन होंगे उन पोर्शन को भी हम जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।